गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग 5th सेम सिविल में इरिगेशन इंजीनियरिंग देख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये समझिए कि व्हाट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि हमारा भारत जो है, हमारा देश जो हिंदुस्तान है, इंडिया, ये कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारे यहाँ 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। और हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अल्टीमेटली पानी के लिए किस पे डिपेंड करता है? या इधर हमारे पास सोर्स है, वाटर सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, या फिर वो जो वाटर रिवर्स भी हैं वो रिचार्ज कहाँ से होते हैं? आसमान से, बारिश से, रेनफॉल से। ठीक है, तो हमारे लिए ये है कि हम अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का, उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में अगर सफिशिएंट टाइम पे पानी मिले, सफिशिएंट टाइम पर पानी मिले और सफिशिएंट मात्रा में पानी मिले, तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन कई ज़्यादा होगा। ठीक है, हम जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाए गए। 5-5 ईयर का प्लान था, जिसके अंदर हमारा जो प्राइम टारगेट था वो ये था कि हम हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करें। ठीक है, इसके लिए वेरियस कैनाल्स निकाले गए और उन कैनाल्स को निकालने के बाद क्या किया गया कि हम वैसी जगह पर जहाँ पर ज़मीनें बंजर थी वहाँ पर हम पानी पहुँचाकर वहाँ पे के क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसके अंदर इन विच वी प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू द अनएसेसिबल एरियाज। वैसे एरियाज जहाँ पर सिंचाई की पानी की कमी है वहाँ तक पानी पहुँचाकर, सिंचाई के लिए पानी पहुँचाकर हम वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमारा मेन जर क्या है? इरिगेशन इंजीनियरिंग। चूँकि हमारा जो मैक्सिमम वाटर कैनाल्स हैं या जो मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपके नॉर्थ इंडिया में होता है, आपके पंजाब में, यूपी में और बिहार में। सबसे ज़्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय भी यहीं पर। आप भी जब हम लोग बिहार के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ जो मेजर एम्प्लॉयमेंट है इंजीनियरिंग केडर में, PWD से भी ज़्यादा इरिगेशन इंजीनियरिंग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। इरिगेशन डिपार्टमेंट को आज के ज़माने में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा गया है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली में 2 मेजर डिपार्टमेंट होता है। एक होता है मेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एक होता है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट। पहले समझ लीजिए जो क्या आपको इसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है फील्ड में, उसके बाद हम इस आपके सिलेबस पे आते हैं। मेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मेनली डील करता है डैम्स से, बैराज से, वियर्स से, स्पिलवेज से और कैनाल से। और जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो कैनाल का जो डिस्ट्रीब्यूटरी, जो गांव-गांव तक कैनाल का जो आपको चैनल जाता है, उसके मेंटेनेंस, वहाँ तक डिस्चार्ज, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये आपका माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो आपका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये एक्चुअली में क्या करता है कि आपको वैसे अनएसेसिबल एरियाज जहाँ पर पानी का पहुँच नहीं है वहाँ तक पानी पहुँचाकर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है, यानी कि आपके प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाता है। ठीक है, अब उन सारे एरियाज में हर जगह पर पानी तो है नहीं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए। राजस्थान के अंदर आपका इंदिरा गांधी कैनाल गया हुआ है। उस इंदिरा गांधी कैनाल से जाने से पहले एक राजस्थान का एक बड़ा सा हिस्सा जो कि बंजर ज़मीन थी, अब वहाँ पर हमारा क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि जो इरिगेशन कैनाल जाता है उससे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है? सिर्फ सिंचाई का पानी ही जाता है, उससे और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आपको जो इस इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो आपके 5th सेम के अंदर एक पेपर है इरिगेशन इंजीनियरिंग, एक्चुअली में ये डिग्री लेवल पे 3 अलग अलग पेपर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, डिग्री लेवल पे क्या है? 3 अलग अलग पेपर्स हैं, उन सबको कंबाइन करके आपको डिप्लोमा लेवल पर एक पेपर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग। अच्छे से समझिए, जब आप डिग्री लेवल पे जाएंगे या जब आप इसी इरिगेशन इंजीनियरिंग को थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको 3 अलग अलग पेपर पढ़ना है। एक पढ़ना है इरिगेशन इंजीनियरिंग, दूसरा पढ़ना है हाइड्रोलॉजी और तीसरा पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स यानी कि डैम्स एंड स्पिलवेज। ये 3 अलग अलग पेपर्स को कंबाइन करके एक डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर डिज़ाइन किया गया है जिसको कहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो नो डाउट ये पेपर आपका थोड़ा वाइड पेपर है, थोड़ा वास्ट पेपर है, थोड़ा लंबा पेपर है। थ्योरी के साथ साथ इसके अंदर डिज़ाइन भी है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे इंजीनियरिंग केडर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एक बड़ा डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं, एक बड़ा डिपार्टमेंट PWD के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो कहा जाता है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को कहा जाता है। और ये भी बात सच है कि PWD से ज़्यादा एम्प्लॉय
चूँकि हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जेई बनना है, तो पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा जेई जो है वो आपके वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, आपके यूपी और बिहार में। क्यों? क्योंकि यूपी और बिहार में मैक्सिमम लोग जो है, बहुत सारे कैनाल्स हैं, ज़्यादातर यहाँ पर हमारा सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, कैनाल्स डिज़ाइन करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ खूब सारी नदियाँ हैं, उन नदियों के ऊपर हम बैराज बनाते हैं, वियर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, वहाँ से कैनाल्स निकालते हैं और हर वैसे रिमोट एरियाज़ में हम पानी ले आकर पहुँचाते हैं और ये अश्योर करते हैं कि हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी मिले और प्रॉपर टाइम पर पानी मिले, यानी कि जिस वक्त पानी की ज़रूरत है उस वक्त पानी मिले और सफिशिएंट मात्रा में पानी मिले, ताकि हम अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कि अब तक आप जैसे अभी धान की रोपनी का समय चल रहा है, इस वक्त आपको जानते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इस वक्त बरसात होती है, चूँकि हमारे यहाँ मेनली फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं, बरसात पे, रेनफॉल पे, अगर प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल हो जाए और सही टाइम पर हो जाए तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर यही रेनफॉल 1 महीना यानी कि मानसून जो है 1 महीना डिले कर गए, या आपका जो मानसून है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुआ, जैसे धान की रोपनी के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है खेत में, अगर वो धान की रोपनी के वक्त में ऐन वक्त में बरसात नहीं हुआ और जब बरसात हुआ भी तो जितनी मात्रा में पानी चाहिए थी खेत में उतना पानी नहीं हुआ, तो आपकी धान की रोपनी खराब। इसीलिए इरिगेशन इंजीनियरिंग के थ्रू, इरिगेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पर एप्लीकेशन होता है कि हम वैसे एरियाज़ में जहाँ पर पानी नहीं है और उस प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर मात्रा में वहाँ तक पानी पहुंचा दें ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, उसके लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग। आपको पहले भी बताया कि इस इरिगेशन इंजीनियरिंग को 3 अलग अलग पेपर को कंबाइन करके बनाया गया। पहला इरिगेशन इंजीनियरिंग, दूसरा हाइड्रोलॉजी और तीसरा डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर डैम्स और स्पिलवेज और क्रॉस ड्रेनेज वर्क आता है। अब ये जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है इसमें आपको 7 यूनिट में आपको पढ़ना है। आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वास्ट पेपर है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। थ्योरेटिकल के साथ साथ डिज़ाइन भी है और बहुत ही टेक्निकल पेपर है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से भी या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिहाज से भी ऑलमोस्ट 20% कंपटीशन का सिलेबस ये कवर करता है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 20 से 25% क्वेश्चन आपके इस इरिगेशन इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से आता है। अब आप यूनिट वाइज अपने सिलेबस को समझ लीजिए। जो आपका सबसे पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यूनिट वही है कि आप इरिगेशन इंजीनियरिंग को कहते किसको हैं, आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं। इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, तो आपको उसका एडवांटेज पढ़ना है और फिर उसका इल इफेक्ट भी पढ़ना है, यानी कि उसके होने से डीमेरिट्स भी क्या क्या हैं। किसी भी चीज़ का 2 पहलू होता है, ठीक है, एक तो उसका फ़ायदा, दूसरा उसका कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी। तो पहली चीज़ जो है वो है आपका एडवांटेज। तो जाहिर सी बात है इसके एडवांटेजेस ये हैं कि वैसे एरियाज़ जहाँ पर प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं है, हालांकि ज़मीन अच्छी खासी है, वहाँ तक पानी को पहुँचाकर, सिंचाई का पानी पहुँचाकर उस पूरे बंजर ज़मीन को हम क्या करें, खेती में कन्वर्ट करें और वहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएं। पहला आपका एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज कि हमारे पास चूँकि इतना वैरायटी में बहुत ही वास्ट अमाउंट में हमारे पास रिवर वाटर है, उन रिवर वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाना है, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाना। आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसके ऊपर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आता है, OMC एंड MDD। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि वो पानी जो कि हमारा एक जगह पर स्टोर है उसको ले जाकर हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको वहाँ पर यूज़ करके उससे प्रोडक्शन बढ़ाएं। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, है कि नहीं। आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर 10 लोग हैं और यहाँ पर खाना 100 लोगों का है, तो 100 लोग का खाना है लेकिन खा तो लेंगे सिर्फ 10 लोग। बहुत जगह वो 5 आदमी का खाना एक्स्ट्रा खाएंगे, लेकिन बाकी तो 85 लोगों का खाना बच गया। अगर हम इसी 85 लोगों का खाना ज़रूरतमंद के पास पहुँचा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फूड हो जाएगा। हमारे जो खाना है उस खाने का सही इस्तेमाल हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास जो इतना वाटर रिसोर्सेज हैं, हम इनका अगर प्रॉपर जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो या फिर उसकी कमी ना हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। तो पहली चीज़ ये है कि हमारे एडवांटेज में ये है कि हम वैसे एरियाज़ जहाँ पर पानी का असेसिबल नहीं है, जहाँ पे पानी एसेस नहीं है, वहाँ तक पानी पहुँचाकर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि कई बार जब इरिगेशन कैनाल निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग वाटर को रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। बड़ा बड़ा रिजर्वायर होता है, डैम होता है, वहाँ वाटर को स्टोर करते हैं। जब वाटर स्टोर करते हैं हम तो वहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं,
ठीक है। रनिंग वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हैं। जहाँ पर रिजर्वायर बनाते हैं वहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। जहाँ पर हम रिजर्वायर बनाते हैं वहाँ पर हम फिशरीज कर सकते हैं, यानी कि मछली पालन कर सकते हैं या कैनाल में मछली पालन कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास जब हमारे पास हम अपने कैनाल्स को या रिवर्स को ये करते हैं तो हम इनलैंड नेविगेशन भी कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन ये कहता है कि जहाँ चूँकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का 3 मोड है, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो कई बार ये होता है कि गुड्स को यानी कि माल को ले जाने के लिए, हेवी कैरेज को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कॉस्टली पड़ता है। तो हम कई बार उसको ये करते हैं इनलैंड नेविगेशन, यानी कि ज़मीन के अंदर ही नाव चलाकर, ज़मीन के अंदर कैनाल बना लिए, कैनाल के अंदर हम क्या कर दिए, उसी पे नाव चलाकर गुड्स भेजते हैं। इसका एक मेजर एग्जांपल आपका है सुएज कैनाल आपके इजिप्ट में, ठीक है, या फिर पनामा कैनाल आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच के जो कॉरिडोर है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कैनाल्स के ज़रिए ही एक बड़ा शिप, कार्गो शिप, हम उसको भी नेविगेट कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनलैंड नेविगेशन। तो ये भी एक इसका एग्जांपल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ पर इस इरिगेशन कैनाल को प्रमोट करते हैं तो हम इससे सिर्फ सिंचाई का पानी नहीं देते हैं, बल्कि हम इससे ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करते हैं। जैसे कि वैसे एरियाज़ जहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है, वहाँ पर आप कैनाल लेकर चले गए और उससे सिंचाई का पानी भी गया है, साथ साथ उसी पानी को हम ट्रीट करके वहाँ पे क्या बना दिया, WTP बना दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए, और उसी पानी को ट्रीट करके हम क्या कर दिए, सिविलियंस को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी करते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा है। तो एडवांटेजेस में क्या क्या हो गया कि आप इससे सबसे पहले तो ये है कि वैसे एरियाज़ जहाँ पर इरिगेशन नहीं हो सकता है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, चूँकि वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ तक पानी पहुँचाकर आप उस पूरे एरिया में खेती कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पहला यूज़ ये, जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल। दूसरा यूज़ ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हैं। तीसरा यूज़ ये है कि आप इससे फिशरीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। चौथा यूज़ ये है कि आप इससे टूरिज्म प्रमोट करते हैं। पांचवा यूज़ ये है कि आप इससे इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं। छठा यूज़ ये है कि आप इससे सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन वाटर सप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इसी पानी को प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि आपको सिलेबस में डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि इसके साथ साथ जैसे कि इसका एडवांटेज जो सही, इसका कुछ इल इफेक्ट्स भी है, ठीक है। इल इफेक्ट्स ये है कि आप जहाँ पर आपका डैम्स होता है, रिजर्वायर होता है, यानी कि जहाँ पर वाटर स्टोर्ड होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपको मॉस्किटो ब्रीडिंग भी ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है, क्या कहलाता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग होने की वजह से बीमारी फैलने का खतरा होता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जहाँ चूँकि आपका ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है ये बहुत बड़े एरिया में होता है। अगर आप कोई डैम बना रहे हैं, कोई रिजर्वायर बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़े एरिया में होता है। तो वहाँ पर आप गाँव के गाँव आपको क्या लेना होता है, खाली कराना पड़ता है। तो इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन इल इफेक्ट्स कम हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। इसीलिए इरिगेशन इंजीनियरिंग को आपको दिखने। इसका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब ये है कि आपको इस पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी के अंदर ये है कि हाइड्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि मेनली डील करता है अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका सरफेस वाटर है, चाहे वो ओशन में हो या रिवर में हो, वो क्या करता है, इवापोरेट करता है। इवापोरेट करके जहाँ कहाँ जाता है, आसमान में क्लाउड्स बनाता है, और क्लाउड्स से वो फिर प्रेसिपिटेशन की शक्ल में, यानी कि रेनफॉल की शक्ल में दोबारा से ज़मीन पर आता है। जब वो ज़मीन पर आता है तो वो रन ऑफ क्रिएट करता है। रन ऑफ कहते हैं बहाव को, ठीक है। कुछ रन ऑफ कहलाता है सरफेस रन ऑफ जो कि ज़मीन के ऊपर बहता है, कुछ कहलाता है सब सरफेस रन ऑफ जो कि ज़मीन के नीचे बहता है। और ये सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ दोनों अल्टीमेटली जाकर क्या करता है, वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करता है। जैसे कि आपका जो सरफेस रन ऑफ है ये जाके कहीं ना कहीं पूरा का पूरा शहर का पानी, जो बरसात का पानी है, वो बह के कहाँ चला जाता है, किसी रिवर में, गंगा में चला गया, यमुना में चला गया, या आपकी लोकल किसी नदी में गई, यानी कि वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करता है। या फिर जो सब सरफेस रन ऑफ है, सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं ज़मीन के नीचे जो आपको पानी बह रहा है, वो सब सरफेस रन ऑफ क्या कहता है, अल्टीमेटली जाके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अगर वो सीप कर गया, परकोलेट कर गया, तो वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर टेबल अक्सर आपका बरसात में ऊपर आ जाता है। तो हाइड्रोलॉजी जो है वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर मेनली आप किससे डील करते हैं, वाटर साइकिल से। यानी कि जो आपका वाटर बॉडीज़ है, इस वाटर बॉडीज़ के ऊपर से जो आपका वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर बॉडीज़ में आपका क्या क्या हो जाएगा, रिवर हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, यहाँ से इवापोरेशन होगा, क्या बनेगा,
क्लाउड बनेगा, यहाँ से फिर प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहते हैं आसमान से ज़मीन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स का आना, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें एक रेनफॉल होता है, एक ड्रिजल कहलाता है, एक स्नोफॉल कहलाता है, ठीक है। तो वो पूरा जो वैसा वो प्रक्रिया जिसमें आसमान से बारिश यानी कि पानी की बूंदों का ज़मीन पे आना, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स है। झीसी को ड्रिजल कहते हैं, आपका जो स्नोफॉल होता है जिसमें बर्फ़ गिरती है उसको स्नोफॉल कहते हैं, इसका कई बार ओले गिरते हैं उसको हेल्स कहते हैं, और अगर बरसात है मोटी मोटी बूंदें कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेनफॉल। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि वाटर साइकिल की आपकी जो वाटर बॉडीज़ है यानी कि ओशन हो या रिवर हो, वहाँ से पानी इवापोरेट करके क्या बनता है? इवापोरेट करके वो पानी आपका वाटर पेपर बनता है और वो जाकर आसमान में क्लाउड्स बन जाते हैं। जब यही क्लाउड्स का वाटर ये आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन की शक्ल में। किसको कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? आसमान से ज़मीन पर पानी की बूंदों का आना, चाहे जिस शक्ल में भी आए। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको स्नोफॉल हो रहा है यानी कि बर्फ़ की शक्ल में आ रहा है, उसके अलावा आपका झींसी गिर रहा है ड्रिजल कहते हैं, उसके अलावा बारिश हो रही है रेनफॉल कहते हैं, आपको ओले गिर रहा है हेल्स कहते हैं। तो अलग अलग शक्ल में डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, जो आपका टोपोग्राफी है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, उस हिसाब से वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके क्या होता है? हेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में गिरते हैं। तो आसमान से ज़मीन के ऊपर पानी का गिरना, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल जब ये ज़मीन पर गिरता है प्रेसिपिटेशन की शक्ल में तो ये रन ऑफ क्रिएट करता है। रन ऑफ कहते हैं बहाव को। दो तरह का रन ऑफ होता है, एक सरफेस रन ऑफ, एक सब सरफेस रन ऑफ। ये दोनों रन ऑफ जाके क्या करता है? वाटर बॉडीज़ को डिस्चार्ज करता है। आपको इस रन ऑफ का डिस्चार्ज निकालना होगा कि इतनी बारिश हुई तो ये पानी कहाँ गई, ठीक है। अगर आपके शहर में इतना 50 मिलीमीटर बारिश हुआ, 60 मिलीमीटर बारिश हुआ, 80 मिलीमीटर बारिश हुआ, तो इस पानी का कितना रन ऑफ क्रिएट होगा? वो जो रन ऑफ होगा वो रन ऑफ अल्टीमेटली जाकर वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करेगा। अगर वो सरफेस रन ऑफ है यानी कि ज़मीन के ऊपर बहाव हो रहा है पानी का, तो वो जाकर क्या करेगा? नदी को रिचार्ज करेगा, ठीक है। और अगर सब सरफेस रन ऑफ है तो वो भी अल्टीमेटली जाकर रिवर बेड को रिचार्ज करता है, या वो अगर परकोलेट कर जाए तो वो आपकी क्या करता है? ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। तो हमको रन ऑफ पढ़ना है। उसके अलावा आपको ये जो बरसात होती है इसको मीजरिंग किया जाता है। देखो कि न्यूज़ में आता है आज फलाने जगह पर, या आज पटना शहर में, आज दिल्ली में, आज मुंबई में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। तो आखिर कैसे नापते हैं? उसको नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं रेनफॉल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? रेनफॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज़ होता है वो है साइमन्स रेन गेज। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। कौन सा चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? साइमन्स रेन गेज, याद रखिएगा। और भी 3-4 तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला चीज़ तो यह है कि इंट्रोडक्शन यूनिट है जिसके अंदर आपको एडवांटेज बताना है, उसके इल इफेक्ट्स बताने हैं। दूसरा यूनिट हाइड्रोलॉजी है, यानी कि हाइड्रोलॉजी में आपको वाटर साइकिल पढ़ना है, रन ऑफ पढ़ना है, उनके आपके क्या कहलाता है, और रेनफॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। जो आपका तीसरा यूनिट है ये आपका कहलाता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। आपका अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे कि अभी जो सीज़न चल रहा है ये धान की उगाई का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न को हम खरीफ सीज़न कहते हैं, यानी कि एंड ऑफ मार्च या आप बिगिनिंग ऑफ अप्रैल से आप एंड ऑफ सितंबर तक का जो पीरियड होता है इसको खरीफ सीज़न कहते हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर से एंड ऑफ मार्च तक जो सीज़न होता है उसको रबी सीज़न कहते हैं, ठीक है। गर्मी का सीज़न और आपको ठंडी का सीज़न। रबी सीज़न में आपके जो क्रॉप उगाए जाते हैं वो आपका वीट है, गेहूं है। खरीफ सीज़न में जो क्रॉप उगाए जाते हैं वो आपका राइस है, धान है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं और उनका अलग अलग वाटर यूटिलाइजेशन है। जैसे कि धान जो है वो ज़्यादा पानी यूज़ करता है, जबकि गेहूं जो है कम पानी यूज़ करता है। उसी तरह शुगर केन, गन्ने की जो खेती होती है वो साल भर उसकी खेती होती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। तो अलग अलग क्रॉप्स, कौन क्रॉप जो है किस तरह का है, उसके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए। अगर आप 4 हेक्टेयर या 2 एकड़ में अगर आप फसल लगाए हैं और आपको उस फसल के अंदर कितना पानी देना है कि आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें, वो सब हमको किस में पढ़ना है? सारा कैलकुलेशन यूनिट 3 में पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ
क्रॉप्स कि रबी सीज़न और ख़रीफ सीज़न में अलग अलग में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, उसको कितना पानी चाहिए, और उन अगर हमारा एक गांव है, एक कस्बा, एक ब्लॉक है, एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अलग अलग प्रखंड में अगर आपको मान लीजिए कि 400 एकड़ खेत है, तो उस 400 एकड़ खेत में धान को उगाने के लिए हमको कितना पानी चाहिए, उसका कैलकुलेशन होता है। और वहाँ पर जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या वहाँ के लोगों को, वहाँ के पदाधिकारी को सौंपा जाता है कि सर इस महीने में इतना पानी हमें इस गांव में या इस प्रखंड में या इस तालुका में दिया जाए ताकि हम उसको प्रोडक्शन कर सकें। तो ये आपको पढ़ना है। तो ये जो शुरू का जो 3 यूनिट है, इन तीनों यूनिट में आपके न्यूमेरिकल आपके तीसरे यूनिट में है, बाकी आपके समझने की। जो आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 है, ये 2 यूनिट एक्चुअली में आपको डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर चूँकि जितना भी आपका इरिगेशन बॉडीज़ है, इरिगेशन बॉडीज़ है, जैसे कि आपका कैनाल है या आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ये सारा इरिगेशन बॉडीज़ एक मेजर स्केलेटन से निकलता है जिसको हम कहते हैं डैम्स, जिसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर्स, जहाँ पर हेवी मात्रा में, बल्क अमाउंट में मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है जहाँ पर स्टोर करते हैं उसको हम डैम्स और रिजर्वॉयर्स कहते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली में डैम का डिफिनेशन समझिए। डैम इज़ अ बैरियर, डैम इज़ अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, किसी रिवर या नदी के ऊपर एक ऐसा बैरियर बना देना जिससे वाटर जो है वो रुक जाए, ठहर जाए, और वहाँ पर हेवी अमाउंट में हम वाटर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, उसको हम कहते हैं डैम। तो डैम क्या एक तरह का बैरियर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नदी गुजर रही है, इस नदी के ऊपर आपने एक बैरियर बना दिया। क्या कर दिया आपने एक बैरियर बना दिया। अब ये नदी का बहाव जो है डाउन स्ट्रीम नहीं होगा और इस पूरे एरिया को आपने कवर कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिससे आपने पानी के बहाव को रोका, इसको डैम कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पीछे का एरिया है जहाँ पे पानी स्टोर्ड है उसको रिजर्वॉयर कहते हैं। बात समझ में आई? डैम किसको कहते हैं? डैम इज़ अ परमानेंट स्ट्रक्चर या डैम इज़ अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर दी या टू रेज द वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम साइड। जो नदी जहाँ से आ रही है इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं, यहाँ पे सब नदी जा रही है इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं, किसी नदी के ऊपर कोई बांध को बना देना, लोकल लैंग्वेज में उसको बांध कहते हैं, बांध को बना देना ताकि हम नदी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकें, रोक सकें और उस पूरे एरिया में क्या कर सकें, बहुत सारा पानी स्टोर कर सकें। उस स्ट्रक्चर को डैम कहते हैं। और जो पीछे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर पानी स्टोर्ड है उसको हम रिजर्वॉयर कहते हैं। बात समझ में आई? किसको डैम कहेंगे, किसको रिजर्वायर कहेंगे। और एक और चीज़ समझिए, स्पिलवे किसको कहते हैं। क्योंकि डैम जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अब उसके अंदर अगर पानी सरचार्ज कुछ ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो गया तो हमको उसको कहाँ से निकालना होता है। क्योंकि डैम तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, हम उसको साइड वेज से निकालते हैं जिसको हम स्पिलवे कहते हैं। किनारे से थोड़ा पानी डिस्चार्ज कर दिया ताकि जो डैम का वाटर लेवल है वो नीचे आ जाए, हमारे डैम के स्ट्रक्चर को ना तोड़े, उसको वहाँ से जो पानी डिस्चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पिलवे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जो आपका यूनिट 4 है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और रिजर्वायर प्लानिंग में है। इसके अंदर ये है कि आपको डैम का अलग अलग वाटर लेवल डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? डैम्स के अलग अलग वाटर लेवल डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल इसको फिगर से समझिए, इसको फिगर से आप इस तरह समझिए कि अगर कोई डैम या कोई रिजर्वायर जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से वाटर लेवल्स होते हैं, इसको आप समझिए। जब आप कोई डैम या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर लेवल होते हैं। ये जो आपका डैम बना है ये कहलाता है बेड लेवल। ये क्या कहलाता है? बेड लेवल, यानी कि ज़मीन का, यानी कि जो रिवर है उसका बेड लेवल। अप टू सर्टेन हाइट ये कहलाता है डेड स्टोरेज लेवल। क्या कहलाता है? डेड स्टोरेज लेवल या लोवेस्ट वाटर लेवल। इससे कम पानी कभी भी बांध में नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? डेड स्टोरेज लेवल कहते हैं, या इसको कहते हैं LWL। एक्चुअली में लोवेस्ट वाटर लेवल और डेड स्टोरेज लेवल में एक सर्टेन थोड़ा सा डिफरेंस है। लोवेस्ट वाटर लेवल थोड़ा नीचे होता है, डेड स्टोरेज लेवल थोड़ा ऊपर होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इसको हम क्या कहते हैं? डेड स्टोरेज लेवल या लोएस्ट वाटर लेवल। एक्चुअली में डेड स्टोरेज का मतलब ही ये हुआ कि अगर बांध पूरी तरह से सूख भी जाए तो हमारे बांध में इतना पानी रहना चाहिए कि ये आपको अपलिफ्ट
प्रेशर इसका इतना ना बढ़ जाए कि डैम हमारा ओवरटर्न कर जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेड स्टोरेज लेवल या लोवेस्ट वाटर लेवल। एक्चुअली में ये जो डेड स्टोरेज लेवल है, ये पानी हम ये जो वाटर लेवल है, ये जो आपका इतना लेवल है, मान लीजिए कि बेड लेवल से 8 मीटर या 10 मीटर ऊपर, ये एक्चुअली में डेड स्टोरेज लेवल जो सिल्ट आता है नदी में, क्योंकि नदी में पानी के साथ गाद आता है, तो वो जो सिल्ट है वो आपका सेटल्ड डाउन होता है। तो जब तक इस डैम का लाइफ पीरियड है 50 साल 100 साल, तब तक अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर इतना सिल्टिंग हो, इतना गाद बैठे, तो हमारा गाद कहाँ तक बैठे, डेड स्टोरेज लेवल तक। अगर ये गाद ज़्यादा बैठना शुरू हो जाएगा तो हमारा डैम का यूटिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डेड स्टोरेज लेवल। इसी तरह से वहाँ तक जहाँ तक पानी भरा रहता है, इसको हम कहते हैं FRL। क्या कहते हैं, FRL, फुल रिजर्वायर लेवल। क्या कहते हैं, FRL। इसके बाद हम एक क्या देते हैं, इसके ऊपर हम एक क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड देते हैं। क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड। इसको हम डेड स्टोरेज लेवल ना देखें, हम इसको लाइव स्टोरेज कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कहलाता है डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज ये कहलाता है लाइव स्टोरेज, यानी कि वो पानी जिससे हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं FSL कह लीजिए, FRL कहते हैं, फुल रिजर्वायर लेवल। इसके ऊपर हम फ्री बोर्ड छोड़ते हैं, और फ्री बोर्ड छोड़ने के बाद हम एक ऊपर जाते हैं जिसको हम कहते हैं TBL, टॉप बंद लेवल, यानी कि जो बांध का जो टॉप है उसको हम कहते हैं TBL। तो ये अलग अलग से आपको वाटर लेवल्स हैं, इसको आपको डिज़ाइन करना है, पढ़ना है, इसका इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके अलावा ये है कि आपको डैम्स और स्पिलवेज के बारे में, कितने तरह के डैम्स होते हैं, आर्च डैम होता है, बटरेस डैम होता है, ग्रेविटी डैम होता है, अदन डैम होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स और उनका डिज़ाइन आपको ये यूनिट 5 में पढ़ना है। जो आपका यूनिट 6 है, बांद्रा पर्कोलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरीगेशन, ये एक्चुअली में माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप वैसे लोकल टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई का पानी आप पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप लोग गांव देहात में देखेंगे कि जो आपका अगर आसपास से नहर नहीं गुजर रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी को ज़मीन से लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने का ये तरीका है कि जो आपका कुआँ है, कुआँ के अंदर देखिएगा एक चक्री बना होता है, वो आपको जाता है, जो गाय है या बैल जो भी होता है, उस बैल से वो चारों तरफ घूमता है, और वो एक जो व्हील है, वो व्हील नीचे कुआँ पानी लाती है, उसको फेंकते हैं। एट इज कॉल्ड लिफ्ट इरीगेशन। आज के ज़माने में हम लोग बोरिंग कर देते हैं, बोरिंग से पानी जो ग्राउंड वाटर उसको सक कर लेते हैं और हम उसी का, तो दैट इज कॉल्ड लिफ्ट इरीगेशन। उसके अलावा ये है कि आपको जो पर्कोलेशन टैंक है या बांद्रा है, ये पर्कोलेशन टैंक एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर बोरिंग करते हैं या गांव देहात में वैसा इलाका जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा मोटा एक पिट टाइप का खोद देते हैं, और उस पिट के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारा ग्रेवल्स और बालू भर देते हैं, ताकि वैसी चीज़ें भरते हैं, वैसे सॉइल भर देते हैं जो सॉइल परमिएबल हो, हाईली क्या हो, परमिएबल हो, इम्परमिएबल नहीं हो। सॉइल कैसा हो, हाईली परमिएबल हो। तो ये जो परमिएबल सॉइल होते हैं, ये परमिएबल सॉइल आसपास का जो पानी, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको उसके अंदर किसी तरह हम पहुंचाते हैं रन ऑफ के थ्रू, और वो जो पानी है वो परमिएबल सॉइल के थ्रू हमारा आसपास के ज़मीन के वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको है, तो ये सब माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट का अलग अलग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, जिसको हमको पढ़ना है यूनिट 6 में। आपका इस पूरे इरीगेशन इंजीनियरिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट 7, जिसको हम कहते हैं कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स अलग अलग टाइप का होता है। आपको एक तो उसके ओरिएंटेशन के ऊपर कि कैनाल हम कहाँ से निकालें, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल है, कंटूर कैनाल है, ठीक है, साइड स्लोप कैनाल है, ठीक है, तो और उसके अलावा अलग अलग तरह का कैनाल है। इसके अलावा उसके डिस्चार्ज के ऊपर, यानी कि कितना डिस्चार्ज है, उसके अंदर अलग अलग कैनाल, जैसे कहलाता है मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, उसके अलावा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसके अंदर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, और फिर कहलाता है लोकल चैनल्स, जो गांव देहात में आप क्या करते हैं, आरी काट काट के पानी पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डैम से या डाइवर्जन हेडवर्क से, डैम से या डाइवर्जन हेडवर्क से हम एक मेन कैनाल निकालते हैं। उस मेन कैनाल का काम ये नहीं है कि आसपास के खेतों को पानी पहुंचाना, क्योंकि मेन कैनाल में डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है, इतना हेवी डिस्चार्ज होता है कि अगर उस पानी को आप खेत की तरफ पहुंचाइएगा तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा खेत को बहा ले जाएगा।
ठीक है। तो आपको मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वो वाटर को कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस का मतलब होता है पहुंचाना, वाटर कन्वीनियंस बॉडी है, और वहाँ से हम मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल के थ्रू हम पानी कहाँ तक पहुँचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी में। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी भी होता है और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी होता है, जिसके अंदर डिस्चार्ज कम होता जाता है। हाँ, उस मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से हम क्या करते हैं, अपने खेतों में पानी पहुँचाते हैं। और फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू हम क्या करते हैं कि गाँव देहात में जो चैनल्स होते हैं, रिवर चैनल्स या आपको कैनाल चैनल्स, उसके थ्रू आरी काट काट के हम पानी कहाँ तक पहुँचाते हैं, खेतों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा ये है कि आपको जो कैनाल होता है, आजकल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो है लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल की लाइनिंग करना। आपको बिहार सरकार में, जैसे कि अभी आपका जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 मेजर योजना चल रहा है, एक नल जल योजना और दूसरा है जल जीवन हरियाली मिशन। इसके अलावा अगले बार एक मेजर प्रोजेक्ट आने वाला है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। वो 2 मेजर प्रोजेक्ट ये है, एक तो जितना भी आपकी वाटर बॉडीज़ है हमारे बिहार में, उन सबको डिसिल्टिंग करना है। क्या करना है, डिसिल्टिंग का मतलब जितना भी गाद जमा है रिवर के अंदर, उन सब गाद को निकाल के बाहर करना है। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगाया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं हुई है नदियों की, जिसकी वजह कर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉपर तरीके से वाटर बॉडीज़ की डिसिल्टिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह कर बाढ़ जो है आज के ज़माने में ज़्यादा आ रहा है। तो अब एक मेजर काम ये है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को मिलने वाला है, वो है डिसिल्टिंग, यानी कि गाद की उड़ाही करना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे यहाँ बिहार में जो बड़े बड़े कैनाल्स हैं, उसमें ज़्यादातर कैनाल्स जो आपके माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हैं या ब्रांच कैनाल है, अभी तक वो उनकी लाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। हालांकि अब जो नए नए कैनाल्स बन रहे हैं उनकी लाइनिंग की जा रही है। आप समझिए लाइनिंग किसको कहते हैं। जो हम कैनाल खोदते हैं, नहर खोदते हैं, तो उसका जो साइड स्लोप होता है, उसका बेड और उसका जो साइड स्लोप होता है, आपका जो भी कैनाल होता है वो इस नेचर का होता है। आप गांव देहात में देखा होगा, इस नेचर का आपका कैनाल होता है। अब ये जो कैनाल आप खोदते हैं, तो ये जो कैनाल है, इसका बेड और इसका साइड स्लोप, ये दोनों अगर मिट्टी का रहता है, मिट्टी में आप ज़मीन में खोदते हैं, तो अगर इसका बेड और इसका साइड स्लोप मिट्टी का होता है, तो जो भी पानी इसके अंदर से कन्वेंस हो रहा है, बह रहा है, वो क्या होता है, सीपेज के थ्रू पानी लॉस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वाटर का लॉस हो जाना। ठीक है। तो और उसकी वजह कर, फ्रिक्शन की वजह कर, यहाँ पर क्या होता है, आपको चूँकि आपका मिट्टी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन की वजह कर जो वाटर वेलोसिटी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, वो भी कम हो जाती है। तो हम इसके बेड को और इसके साइड स्लोप को कंक्रीट के लेयर से या वैसे स्मूथ लेयर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं लाइनिंग। इसको प्रोटेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, पहली चीज़ कि आपका सीपेज बंद हो जाता है, यानी कि वाटर लॉस बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब आप इसको एक स्मूथ सरफेस देते हैं, तो इसके अंदर वाटर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे इवापोरेशन लॉस भी कम हो जाता है। तो हमको लाइनिंग पढ़ना है कि लाइनिंग कितने तरह का होता है, कंक्रीट लाइनिंग है, मोर्टार लाइनिंग है, ब्रिक लाइनिंग है, ठीक है, अलग अलग तरह के लाइनिंग। और फिर उस लाइनिंग का क्या एडवांटेज है, क्योंकि लाइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, ये करोड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, एक एक लाइनिंग का प्रोजेक्ट जो 100-100 करोड़ का मिलता है एक कैनाल को लाइनिंग करने का। तो आपको लाइनिंग करना है, उसके लिए अलग अलग उसका क्या फ़ायदा है, कितने तरह की लाइनिंग होती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, हाँ एक और चीज़, इसके अंदर कैनाल का डिज़ाइन पढ़ना है आपको। ठीक है, 2 अलग अलग थ्योरी है, एक कैनेडीज थ्योरी है, उसके ऊपर आपको मेनली आपको कैनाल का डिज़ाइन पढ़ना है कि हम कैनाल को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लास्ट यूनिट, वो है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जिस तरह से आपका पुलिया बनाया जाता है, उसी तरह अगर आपकी कैनाल बह रही है और नीचे में, देखिए ध्यान रखिए, एक होता है नेचुरल वाटर बॉडीज़ और एक होता है आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़। नेचुरल वाटर बॉडीज़ क्या क्या हमारा, नदियाँ, रिवर्स, जैसे कि गंगा है, यमुना है, पुनपुन है, कोसी है, ये सब क्या है, नेचुरल वाटर बॉडीज़ है। और आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ किसको कहते हैं, जिसको हम बना रहे हैं, कैनाल्स, जो हम इंजीनियर्स जिस वाटर बॉडीज़ को खोज रहे हैं, जैसे कि कैनाल है, जैसे कि आपका क्या कहलाता है, आपको डैम्स है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़। तो कैनाल्स, कई बार ये होता है कि कैनाल्स और रिवर्स दोनों एक ही लेवल पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक रिवर जा रहा है, ये रिवर है, ये आपका क्या है, रिवर है, और इधर से आपका एक कैनाल आ रहा है, और यहाँ पर ये दोनों को पास करना है।
चूँकि रिवर के अंदर वाटर की क्वालिटी अलग होती है, कैनाल के अंदर वाटर की क्वालिटी अलग होती है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। जैसे कि आप जा रहे हैं, आप पुल बनाते हैं लोगों के मोबिलिटी के लिए, हमारे व्हीकल्स की मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। उसी तरह दो अलग अलग वाटर बॉडीज़ यानी कि नेचुरल वाटर बॉडीज़ और आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये दो तरह का होता है, एक कहलाता है एक्वाडक्ट और एक कहलाता है सुपर पैसेज। क्या कहलाता है, एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज। अब इसका दोनों का ध्यान रखिए, एक्वाडक्ट किसको कहते हैं और सुपर पैसेज किसको कहते हैं। पहली चीज़ तो ये आप समझ गए कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क किसको कहते हैं। अगर दो अलग अलग वाटर बॉडीज़, नेचुरल वाटर बॉडीज़ और आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो वहाँ पर दोनों का पानी बगैर मिले सेफली क्रॉस हो जाए, वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर या क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहते हैं। अब इसमें दो तरह का होता है, एक कहलाता है एक्वाडक्ट और एक कहलाता है सुपर पैसेज। अब इन दोनों को समझिए अच्छे से, एक्वाडक्ट किसको कहते हैं और सुपर पैसेज किसको कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ नीचे है और हमारा कैनाल ऊपर से बह रहा है, यानी कि नेचुरल वाटर बॉडीज़ हमारा कहाँ है, हमारा जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वो नीचे बह रहा है और हमारा कैनाल क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहा है। नेचुरल वाटर बॉडीज़ नीचे है और हमारा कैनाल क्या है, ऊपर से जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक्वाडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट। यानी कि नीचे से नदी बह रही है, हम ऊपर से एक पुल बना देते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं और वहाँ से अपने कैनाल को पास करा देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट। कई बार ये होता है कि हमारी जिस लेवल पे नदी बह रही है, हमारा कैनाल डीप कटिंग में जाने के बाद, कहाँ जाने के बाद, डीप कटिंग में चला गया है और वहाँ पर हमारा कैनाल का लेवल नीचे हो गया है और नदी का लेवल ऊपर है। अक्सर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, या आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, पठारी इलाके में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो नेचुरल रिवर है उसका लेवल ऊपर है और जो कैनाल आ रहा है उसका लेवल नीचे है। तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपका रिवर है, रिवर क्या है, नीचे है और कैनाल क्या है, ऊपर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारा रिवर जो है वो ऊपर रहे और हमारा कैनाल नीचे रहे, तो हम वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सुपर पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का। इसके अलावा भी दो, एक है साइफन एक्वाडक्ट कहलाता है और एक साइफन सुपर पैसेज कहलाता है। वो आपको डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अब एक चीज़ समझिए कि ये आपका टोटल का आपका ब्रीफ है इरिगेशन इंजीनियरिंग। दो चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इन सारे इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इसका डिज़ाइन आपको करना है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। आपके 70 नंबर के पेपर में करीब करीब 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है और बहुत सारा डेरिवेशन है। जो थ्योरी भी आता है वो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल है। कैसा है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज है। चूँकि आपको पहले ही बताया कि डिग्री लेवल के हिसाब से ये 3 अलग अलग कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं और डिप्लोमा लेवल पे ये आपको एक ही ये इस पेपर में कंबाइन कर दिया गया। तो ये एक वाइड पेपर है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को एक बार देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।